फहद बलूच, एक सवाल उठता है लोगों के जहनों में। फहद बलूच कौन है? पुलिस का बंदा है, इन्फॉर्मर है, एजेंसी का बंदा है? फहद बलूच है कौन? अली भाई, ज़ाती ज़िंदगी में जो है मैं एक वकील हूँ, एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ। और पुराने दौर में जो है मैं एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी बहुत अच्छा रहा अपने टाइम में। अभी सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ, सोशल वर्कर भी हूँ। इल्जाम लगाते हैं तुम पर, अभी भी देख रहे होंगे ये पॉडकास्ट, तो कह रहे होंगे यार ये झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, या क्या है, पेड है, जो भी लोग इल्जाम हम पे भी आने वाले वक्त में शायद लगा रहे हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान डिजिटल का यूट्यूब चैनल। और आज इस पॉडकास्ट में, इस स्टूडियो में हमारे साथ एक मारूफ गेस्ट मौजूद हैं जो सोशल मीडिया पर बड़े मशहूर हैं। और होता ही है कि किसी को भी कहीं पर भी कोई भी मसला हो तो वो सोशल मीडिया पे एक ही नाम लिखता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फहद बलोच की। फहद बलोच कैसे हैं आप? पहले तो ये बताएं। फहद बलोच, एक सवाल उठता है लोगों के जहनों में। फहद बलोच कौन है? पुलिस का बंदा है, इन्फॉर्मर है, एजेंसी का बंदा है? फहद बलोच है कौन? आज इस पॉडकास्ट में खुद बता दो। अली भाई, ज़ाती ज़िंदगी में जो है मैं एक वकील हूँ, एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ। और पुराने दौर में जो है मैं एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी बहुत अच्छा रहा अपने टाइम में। अभी सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ, सोशल वर्कर भी हूँ, लॉयर भी हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर लोग इस तरीके की कोई भी किसी किस्म की बात करते हैं तो वो काम को देख के करते हैं। तो हमारे काम के ज़रिए जो है वो हमारे ताल्लुकात जो है वो हर जगह रहते हैं। तो जहाँ किसी की मदद करनी होती है वहाँ हम अल्लाह के करम से कर पहुँच के उसका काम कर देते हैं। मगर फहद बलोच, जिस माशरे में मैं और तुम रह रहे हैं या हम रह रहे हैं, उस माशरे की बदकिस्मती ये है नाज़रीन कि कोई मुश्किल वक्त में देखते हैं ना तो लोग मुंह फेर लेते हैं, लोग उधर से दूसरा रास्ता नाप लेते हैं। तुम्हें ऐसा क्या माजरा है? तुम्हें क्या मसला है कि तुम उनकी मदद करने के लिए जुट जाते हो? देखिए, जब असल में हम कभी मसले में हुआ करते थे ना तो हमारी कोई मदद करने नहीं आता था। तो हम ये सोचते थे कि यार काश हमारी भी कोई मदद करता। तो जब हमारी कोई मदद करने नहीं आया और अब हम लोगों को देखते हैं कि उनको मदद की ज़रूरत है, तो जो हम कर सकते हैं वो हम कर देते हैं उनके लिए। अच्छा फहद बलोच, हम ये देख रहे हैं कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से और बिलखुसूस और बिलउमूम बहुत सारे इल्ज़ामात की जद में हो तुम, और हर दौर में कोई ना कोई इल्ज़ाम लगता रहता है। उसकी क्या खास वजह है? नाजरीन आप खुद इस पे कमेंट कीजिएगा, ये सवाल बनता था इसलिए मैंने पूछ लिया। यार अली भाई, देखिए, इल्ज़ामात हर दौर में लगते रहते हैं। आप इल्ज़ाम लगा दें तो कोई भी लगा दें, कत्ल का भी लगा दें किसी पे, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। इल्ज़ामात कहाँ लगते हैं? सोशल मीडिया के जरिए लगते हैं या किसी और चीज़ के जरिए लगते हैं। तो देखिए, इल्ज़ामात इल्ज़ाम होता है, वो साबित थोड़ी होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि ऐसे इल्ज़ामात ज़ाती ज़िंदगी में आदमी जब कुछ उमूर तो होता है तो कभी ना कभी लग जाता है। फहद बलोच, ये भी बताओ, शाहिद हयात की तस्वीर तुमने अपने साथ डीपी पे लगाई हुई है, उनका और तुम्हारा क्या रिश्ता है, क्या ताल्लुक है? शाहिद हयात साहब जो हैं वो मेरे लिए एक बाप की जगह है। और दूसरी चीज़ ये है कि शाहिद हयात साहब से ही मैंने ये सब सीखा है, लोगों की मदद करना है कुछ भी। क्योंकि असल में जब वो भी अपनी पोस्टिंग के दौर में मुख्तलिफ मुश्किलात में थे ना, मतलब उन्होंने जेल भी काटी है। और उस दौर में लोग समझते थे कि सिर्फ दो चीज़ें हो सकती हैं उनके साथ, या तो उनको फांसी हो जाएगी या फिर उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। लेकिन जब वो बाहर निकले और एक केपी से आया हुआ बंदा सिंध में, कराची जैसे शहर का कराची पुलिस चीफ रहा, और जिस तरह उनको आखिरी जो गुड बाय किया सिंध पुलिस ने, तो वो देखने के काबिल था। तो ऐसे लोग जब कुछ सिखा के जाते हैं ना तो वो एक लेगेसी पीछे अपनी छोड़ के जाते हैं, तो उनका एक असर होता है। जब मैं यंग एज में उनके पास आया था, मतलब सोशल मीडिया संभालने के लिए, जब मैं संभालता था उनके दौर में, जब वो कराची पुलिस चीफ थे, और हालात उस वक्त कराची के बहुत ख़राब थे, 10-20 लोग 30 लोग मरना आम बात थी कराची में। तो जब मैं उनके पास गया तो एक दफ़ा मैंने उनसे पूछा कि सर, अगर हम ये काम कर रहे हैं तो हमें इतने मैसेजेस भी आते हैं, ये भी आता है, वो भी आता है। तो उन्होंने मुझे एक बात सिखाई। उन्होंने मुझे बोला, यार घर में मर जाएगा तो क्या होगा, घर में भी तो मौत आ जाएगी। अगर कोई भी चीज़ चाहिए, वी नीड सिक्योरिटी, आई विल प्रोवाइड यू। लेकिन बात ये है कि क्या होगा उससे, मौत तो बढ़ा के आनी है कभी ना कभी। वो आज तक मेरे जहन में है। मैं किसी का भी कोई काम करता हूँ या सोचता हूँ कि वो खतरनाक काम है या कोई मुश्किल काम है, तो मैं सोचता हूँ मेरे उस्ताद ने मुझे एक बात सिखाई थी, जिसे मरना होगा उसे मर जाएंगे। अच्छा यार, ये भी तो बताओ ना फहद बलोच कि देखो, सोशल मीडिया पे हर कंप्लेन तुम्हें देने वाला जरूरी तो नहीं है ना कि सही हो। बहुत सारे लोग लोगों को फंसवाने के लिए, उनको पता है यार इसकी एक सर्टेन पीआर है, फहद बलोच को बोलेंगे उधर फोन हो जाएगा, ये हमारा काम हो जाएगा। तो इस तरह तो मिसयूज भी हो सकता है फहद बलोच। देखिए, मिसयूज होने के लिए, देखिए, शुरू में जब हम काम करते थे तो हम ये चीज़ें सीख गए ना, अपने बड़ों से सीखी, अपने दोस्तों से सीखी, जो पुलिस में अफसर हैं बड़े, जिनके साथ हमने काम किया या जिनसे हमने जो है वो गाइडेंस ली, उनसे सीखी कि देखो हर चीज़ जो होती है ना वो बगैर
डिटेल के उसको थोड़ा सा कुरेद लो, थोड़ा सा उसमें डिग कर लो कि मसला क्या है। उसके बाद जो है वो देखो कि वो क्या मामला चल रहे हैं। तो उसी से हमें पता चलता था कि जो है ये मामला ये सच बोल रहा है या ये झूठ बोल रहा है। तो सामने आ जाती थी बात। जैसे अब हम लॉ में आ गए तो अब हमें एक डॉक्यूमेंट देख के पता चल जाता है यार ये फेक बना हुआ है, ये इस तरह बनाया हुआ है, इन लोगों ने सेल एग्रीमेंट बना हुआ है, ये तो ऐसे ही बन जाता है। फहद बलोच, कितने अरसे से तुम इस फेसबुक सोशल मीडिया के साथ कंप्लेन को देख रहे हो, लोगों की, आम आदमियों की जो और लोगों की कितनी तादाद कंप्लेन अब तक तुमने सॉल्व की हो सोशल मीडिया के जरिए? ये बताओ कितनी कंप्लेन आती हैं साल की? अगर हम एक बात करें रैंडम आइडिया, तो थोड़ा सा आइडिया तो दो हमें। शुरू के दौर में जब मैं था तो मैं जब स्टार्ट लिया था तो मेरे पास एक पेज था, जिस पे शाहिद हैदर साहब वगैरह बाद में आ गए थे पुलिस के नाम से, तो हम उस पर काम करते थे। तो हमारे तो मैटर जो है वो लाखों की तादाद में जो हल हुए, हज़ारों भी नहीं होंगे, लाखों होंगे, क्योंकि उस पर लाखों लोग थे। उसके बाद वो एक मैटर हमारा क्लोज हो गया एक इशू की वजह से, तो हमने वो छोड़ दिया काम कुछ साल बाद। उसके बाद जो है फिर होम मिनिस्टर साहब के साथ काम किया, सोहेल अनवर सयाल साहब के साथ। वहाँ पे एक साल में 3000 मैटर मैंने सॉल्व किए थे खुद ज़ाती तौर पे। और इसके अलावा हज़ारों मैटर ऐसे ही आते रहते हैं कि जब हम इन मुकामात से हट भी गए तो हमारे जो दोस्त यार हैं उन्होंने बोला है कि काम करते रहना, क्योंकि अगर इशू आ रहे हैं, किसी का एक मैटर भी सॉल्व हो रहा है तो हमें भी खुशी होती है कि किसी को रिलीफ मिल जाए। अच्छा, कोई किसी थाने में कोई कंप्लेन की हो, कोई किस्सा हो, कोई याद हो, कोई यूनिक सा अगर तुम बताना चाह रहे हो? मुझे याद है एक थाने का एक मैटर हुआ था। यार यूनिक सा मैटर ये है कि एक ज़माने में DIG CIA साहब थे साकिब इस्माइल मेमन साहब, तो उनके दौर में जो है वो एक बंदे ने मुझे कांटेक्ट किया और बोला कि मैं अपनी बाइक देखने के लिए गया था। बाइक देखी तो मेरी बाइक बिल्कुल सही थी, जब रिकवर हुई तब मुझे वापसी दे रहे हैं तो उसमें सामान गायब है पूरा, और जो है वो वैसे ढांचा है। तो मैंने सर को कॉल की, मैंने सर को बोला कि एक सेकंड, ये कौन सा थाना था? मतलब एक दिन पहले देख कर आ रहा है हाँ, और उसके बाद जा रहा तो वो सामान ही गायब। ये चारा खत्म था तो वो अच्छा। ACLC टेंडर आता था तो CIA के DIG बिल्कुल वो बिल्कुल साकिब जरूर। इस्माइल मेमन हाँ। साहब थे। तो फिर उसके बाद जो है वो मैंने साकिब साहब को बोला, तो साकिब साहब ने जब ऊपर से चेक किया तो वो बाइक दोबारा उसको वैसे ही मिली बंदे को जो थी। तो ऐसा होता है, मुताबिक वाकयात में ऐसा भी हो जाता है। कमाल की बात है। मतलब फहद बलोच मुझे बता रहे हैं ये कि अच्छा, शारिफ फैसल थाना ऑपरेशंस में आता है नाज़रीन, उसके ऊपर एक सब यूनिट बनाया था CIA ने जो ABLC की चीज़ों को देखती थी। तो आप ये बता रहे हैं कि एक दिन पहले शहरी गया, उसने देखा बाइक सलामत। अगले दिन गया, काफी उसने ज्यादा। देखा कि भाई बाइक के जो है वो सिर्फ ढांचे ही खड़ा हुआ है। हाँ, तो और उसके बाद आपने contact किया। कंप्लेन और रब्ता किया इस्माइल मेमन साहब थे, DIG CIA DIG CIA जो कि DIG इस वक्त वो KP ईस्ट भी थे। हाँ, वो KP में है इस वक्त। उसके बाद वो पूरी बाइक सही हो गई। हाँ, पूरी बाइक सही हो गई क्योंकि साकिब इस्माइल मेमन साहब, मुझे SHO साहब ने भी कॉल की वहाँ के और बोला कि आपने अली हसन थे शायद, जी, अली अब हसन DSP हो साहब, गए। DSP। उन्होंने कॉल की कि आपने सर को बोला था। मैंने कहा जी बिल्कुल मैंने सर को बोला, तो शहरी का मुझे बोला था। तो इस तरीके से जो है वो बाइक, मतलब ऐसा ये सिर्फ ये है, देखिए हमारे तक जो आ जाता है वो हम बोल देते हैं, क्योंकि देखिए सामने वाला भी सुनने वाला हो। साकिब इस्माइल मेमन साहब ने हमारी बात सुनी ना, अब अगर जहाँ पे नहीं सुनने वाला होता वहाँ बोल देता तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। फहद बलोच, एक फहद बलोच चाहिए, सोशल मीडिया के ऊपर बैठता है और मसाइल हल होना शुरू हो जाते हैं। क्या समझते हो IG गुलाम नबी मेमन साहब अगर इसको प्रॉपर तरीके से कोई कंप्लेन सोशल मीडिया, कोई ऐसा सिलसिला, मुझे लग रहा है कि अब ट्विटर और दीगर जगहों पे पेजेस और वो तो काम कर रहे हैं, मगर इसको किस तरह और फाल बनाया जा सकता है, ये बताओ। क्या सजेस्ट करना चाहोगे इस वक्त? क्या किस तरह हो सकती हैं चीज़ें? देखिए गुलाम नबी मेमन साहब बहुत अच्छे अफसर हैं और मैंने जिससे भी उनके बारे में पूछा और सुना, मेरी कभी उनसे डायरेक्ट मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मैंने जिससे भी सुना उन्होंने कहा कि बहुत काबिल आदमी हैं। असल में बात ये कि देखें लोग उनके पास भी हैं, लेकिन असल में बात ये है कि एक चीज़ है कि कोई बंदा जो फील्ड में काम कर सकता है वो सोशल मीडिया में एक्सपर्ट नहीं हो सकता, कि सोशल मीडिया भी वही बंदा चलाए जो रेडे मार रहा हो, तो उसके बस की ये बात नहीं है। सोशल मीडिया पे आवाम जो है ना आपको गाली भी देती है, आपको बुरा भला भी कहती है, आपको डील उसको करना पड़ता है कि आप अपने गुस्से की वजह बताएं, इस तरह करें। एक आम जो पुलिस अफसर है या वो उसको डील नहीं कर सकता। तो जब हम लोग काम करते थे तो हम भी ऐसी गालियाँ खाते थे और हमें जो है ना सुनने को भी मिलती थी और हम उसको फिल्टर आउट करते थे, फिर उनसे बात करते थे, फिर उनका मसला देखते थे। और बात ये फहद बलोच कि जब हम एक आम आदमी को पुलिस की आंख और कान बना लेंगे ना, तो उससे बहुत सारे फायदे जो है वो हासिल हो सकते हैं। और उसको सबसे पहले जो मैं समझता हूँ कि खौफ जो एक खामोखा का खौफ जो है वो आवाम के दिल में बैठा हुआ है, उसको निकालने की ज़रूरत है। फिर लोग समझते हैं कि शायद हम कंप्लेन कर देंगे तो हम ही कहीं नुकसानदेह हमारे लिए ना बन जाए मामला। तो ये भी एक मैटर है जो हम समझते हैं कि वो कहीं ना कहीं एक आम आदमी को कहता है यार छोड़ो, मैं क्यों पढ़ूँ इस मामले में।
बिल्कुल कुछ ऐसा है, देखिए ऐसे वाकयात शहर में होते हैं जिससे लोग डर जाते हैं, या उनके पास्ट में हुए होते हैं, उनके किसी जानने वाले के साथ हुए होते हैं कि यार थाने गया था, उल्टा ही मेरे ऊपर बात बन गई, उन्होंने मुझ पे भी कंप्लेन लगा दी। सही है कि अगर आपने किसी के खिलाफ कंप्लेन दी तो आपके खिलाफ उनके किसी रिश्तेदार ने कंप्लेन लगा दी, ये फाइट चलती रहती है। लेकिन पुलिस का देखिए मेन काम ये है कि वो जो है रिलीफ दे लोगों को, मतलब जिसकी ओरिजिनल जो सच्चा बंदा है एटलीस्ट उसका इशू तो देखे ना। अब यहाँ पे बात ये होती है कि यहाँ पे सारी बातें घूम जाती हैं, मैं बोलना तो नहीं चाहूँगा, बात ये हो जाती है कि आप कुछ ले दे के वाला मामला हो जाता है शुरू, कि वो कुछ दे दे या दूसरा कुछ दे दे, तो दोनों को लड़वाते ही रहते हैं वो दोनों का मामला कभी भी हल नहीं होता, या दूसरे और बहुत बेनिफिट्स होते हैं लोगों के पास जहन में जो वो लेना चाहते हैं। ये सब खत्म होना चाहिए। इसके ऊपर जो है ना एक प्रॉपर, एक नहीं बल्कि हर जिले में एक एक एसएसपी अलग बैठना चाहिए जो सिर्फ यही चीज़ें देखे, जिसका काम हो कि वो सिर्फ इन चीज़ों को देखे और इन चीज़ों पर स्ट्रिक्ट एक्शन ले। ऐसे बहुत से अफसर हैं जो स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त अफसर हमारे पास बैठे हुए हैं अभी भी जो कर सकते हैं। बात यही है कि आप किसी को सस्पेंड करेंगे, डिसमिस करेंगे, ये आप करें, जब तक आप इस पॉलिसी पे नहीं आएंगे ना कि आप एक्शन नहीं लेंगे पुलिस वालों के खिलाफ, कि आप ये बोलेंगे कि नहीं ये पुलिस वाला है इसको छोड़ दो। ऐसे मेरे बहुत से दोस्त हैं जो ये बोलते हैं ये बात, लेकिन बात वो है कि अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो फिर बेहतरी आएगी ही नहीं। मेरे खिलाफ एक्शन लें, सबके खिलाफ एक्शन लें, जो भी जिनके खिलाफ लेना ही है। अच्छा फातविर, तुम्हारा एक ना बड़ा सोशल मीडिया पे वायरल है, तुम चाह रहे हो कि अदालतें जो है वो 24 घंटे चलें। ये तुम्हें क्यों लगता है कि 24 घंटे चलें? इशूज अली भाई बहुत ज़्यादा है ना। अगर आप देखें रोज़ाना की 15 दिन की डेट आती है, वो भी चलें, आप पार्लियामेंट से कि एक एडजमेंट इतनी लंबी हो जाती है, ये हो जाता है कानून। लेकिन देखिए जिस तरह हमारे मुल्क में इश्यूज चल रहे हैं ना, अगर इंसाफ मिलना शुरू होगा तो ही लोग जो है ना वो काम करना शुरू करेंगे, एक तरफ से फ्री हो जाएंगे। अब आप एक देखें, अगर आप एक नौकरी पेशा आदमी हैं और आप भाई कोर्ट आपको 8 बजे पहुँचना है अपनी पेशी में, आप कंप्लेनेंट है, आपको भी पेश होना पड़ेगा, तो आप कितने दिन पेश हो जाएंगे? आप भी बोलेंगे भाई मेरा बॉस मुझे बोलता है कि मैं नौकरी करूंगा या अपना केस लड़ूंगा। इसीलिए आधे लोग बैक ऑफ हो जाते हैं, भाई नौकरी करनी है, कहाँ से करेंगे? क्योंकि देखिए नौकरी करने वाला आदमी, आप यही अब यूके में चले जाएं तो वहाँ पे जिस दिन आपको कोर्ट पेश होना होता है आपको रिलीफ भी मिलता है कि भाई आपको कोर्ट पेश होना है, आज कोर्ट में आपने ज्यूरी में भी बैठना है, तो आपको जो है वो कोर्ट छुट्टी मिलेगी उस दिन कि आप जो है इज्जत से जो है अपना काम कर लेंगे, इंसाफ के लिए पहले लड़े। यहाँ पे वो सारी चीज़ें नहीं, तो जब यहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं है तो देखिए आप जजेस भर्ती करें। पंजाब में तो हर साल 200-250 जज भर्ती होता है, आप यहाँ पे भी करें। सिंध में 90 हुआ है, 3 साल बाद 4 साल बाद 90 जज भर्ती हुए हैं इस दफ़ा, तो ये आपको करने पड़ेंगे। अच्छा पुलिस कहती है कि नाज़रीन की देखिए ना सीसीटीवी फुटेज वायरल होती है और शनाख्त होती है और मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी भी जो है वो मंजर-ए-आम पर आ जाती है, मगर पुलिस अफसरान अक्सर इस बात का हम मीडिया वालों से भी इज़हार करते देखते हैं कि भाई कुछ अरसे के बाद वही एक डकैत पकड़ा जाता है जो पता चलता है कि भाई मुताबिक वारदातों में वो मुलव्वस है, और वो फिर कैसे बाहर आ जाते हैं? ये डकैत कैसे बाहर आ रहे हैं? देखिए बेल तो उनको मिल जाती है, बेल इज़ अ राइट वाला चक्कर है कोर्ट में कि बेल दे दी जाती है, ट्रायल किया जाएगा। लेकिन बात ये कि ट्रायल में भी देखें जो हमें टीवी पे दिखाया जा रहा है ना, सोशल मीडिया पे भी आपने मुझसे इल्ज़ामात की बात की कि इल्ज़ामात लगते हैं, ये लगता है वो लगता है, लेकिन वो आखिर में जब पहुँचते हैं तो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी होती हैं वहाँ पे, तो उसमें भी पता चलता है कि भाई ये नहीं था, इससे मिलता जुलता था, ये नहीं है, या फिर ये सीसीटीवी बहुत पुरानी है, ये सारी चीज़ें बाद में जाके डिस्कवर होती हैं। अब हमारे पास तो जो जो चीज़ें आ जाती हैं वो टीवी पे भी चला दी जाती हैं, सोशल मीडिया पे भी चला दी जाती है, बाद में पता चलता है कि कुछ और ही कहानी है। तो उसको जो एक कोर्ट तक जब वो पहुंचती है ना बात, तो वो चेंज हो जाती है, उसके 100 फिर तरीके भी निकलते हैं कि भाई ऐसे क्यों हुआ था, वैसे क्यों हुआ था, फिर उनके पास भी प्ली होती है अपनी लेने के लिए। और सबसे देखें जो अच्छा एविडेंस होता है ना, जो स्ट्रॉन्ग एविडेंस होता है वो होता है आई विटनेस। आई विटनेस कोई होता ही नहीं उनके ऊपर। क्यों नहीं होता? क्यों आई विटनेस नहीं होता? बात करो। देखिए आई विटनेस बहुत कम केसेस में होता है, और आई विटनेस भी अगर आ जाए ना डकैती के इन केसों में तो बहुत ज़्यादा 3-4 साल गुजरवा सकता है उसे अंदर, उसके बाद वो बाहर ही आता है। अच्छा एक और कराची में नाज़रीन में खौफ बैठा हुआ है कि हम दहलीज पर घर की खड़े होंगे, लुट जाएंगे, और डकैत भी आ रहे हैं और 5, 10, 20, 25, 30, 40 हज़ार रुपए के मोबाइल पे मार के चले जाते हैं, पूरे घर उजाड़ दिए गए हैं। कैसे खत्म होगा यार ये? आप मुजरिम खत्म कर रहे थे तो जराइम मेरे ख्याल से नहीं खत्म होंगे। मुजरिम करें क्या? मुजरिम देखें अली भाई, आप खत्म कर भी देंगे तो वो इतने सारे आप कहाँ से खत्म करेंगे? तो आधी आबादी मारनी पड़ जाएगी भाई। बात ये देखें, इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं ना, इसके फैक्टर्स हैं महंगाई, बेरोजगारी। अब बात ये है कि कोई फिर उसके बाद क्या होती है अडरामी। अगर आप देखें ना लोगों को, काम करने वाला आदमी भी अगर एक दफ़ा डाका मार ले तो वो काम करना छोड़ देता है, बोलता है भाई एक मोबाइल ही छीन लूंगा पूरे महीने में, काम तो इसी 50-60 हज़ार तो यूं 2 वारदातों में क्या ज़रूरत है काम करने की। तो ये सारी चीज़ें हमें शऊर की ज़रूरत है, एजुकेशन की ज़रूरत है, सेमिनार्स की ज़रूरत है,
साइकेट्रिस्ट के इलाज मतलब की ये बात सही है कि हम सारा मलबा उठा के एक पुलिस के ऊपर रखते हैं और कहते हैं कि पुलिस ठीक नहीं कर रही है, पुलिस पुलिस तो देखें अपना क्राइम कंट्रोलिंग है ना। मगर फाज बलो जो मसला है, पुलिस को आप नफरी पूरी नहीं दे रहे। थाने 2.5 करोड़ की इस शहर की आबादी, अगर आप बोले 2 करोड़ है, चले आप मरे से मरा लगा दें तो 110 थाने की नफरी में क्या है, वो सुबह और इवनिंग की भी फिर नाइट की भी शिफ्ट है। फिर दूसरा डिस्ट्रिक्ट साउथ की अभी मुझे पुलिस वाले फ़ोन कर रहे हैं, पेट्रोल नहीं मिल रहा। तो अब जब पेट्रोल नहीं दोगे, ये तो मैं सीधे चीज़ें बता रहा हूँ, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स के ऊपर आ जाओ तो वो खुद लेके जा रहा होता है, अपने पैसे डाल रहा होता है। तो ये पुलिस को भी जो अपने उनके जो अफसरान हैं निचले सतह पर, जो रैंक्स के सतह पे जो अफसरान हैं, उनको भी तो इन परेशानी का सामना करना पड़ता है। उनके तो मसाइल हल नहीं हो रहे और वो डायरेक्टली जो है वो हिट कर रहे हैं अवामी मसाइल को। तो इसके ऊपर क्या कहते हो मुर्तज़ा वहाब भाई, जो अभी अनकरीब लग रहा है कि वो मेयर कराची बनने वाले हैं, बैरिस्टर भी हैं, तर्जुमान सिंध हुकूमत भी हैं, मुशीर भी हैं, तो कोई उनसे इसी प्लेटफॉर्म के जरिए बात करना चाहो कि भाई क्या कानून साजी करे फिर इस मसले को? देखिए अली भाई, मसला ये है कि मैं यहाँ अवामी आपको एक नुमाइंदगी कर रहा हूँ ना यहाँ पे बैठ के, तो मेरा मसला नहीं है ये, आप समझ रहे हैं कि नफरी नहीं है ये नहीं है। एक आम शहरी जो शहर में रहता है उसको हर चीज़ चाहिए, वो कहता है मुझे ये चीज़ें दी जाए, मेरा आईनी हक है। अब बात ये है कि वो आगे पेट्रोल ना मिले, ये आप देखें आप और हम ये जानते हैं इन चीज़ों को, लॉ को जानते हैं, मीडिया को जानते हैं, तो हमें पता है। एक लेमैन 9 to 5 नौकरी करने वाले आदमी को इन सारी चीज़ों की नॉलेज नहीं हो, उसको तो ये भी नहीं पता कि FIR कटती कैसे। वो तो अक्सर लोग मेरे पास हज़ारों की तादाद में आते हैं जो कच्ची पर्ची लेके आते हैं, कहते हैं भाई FIR कटी थी। मैंने कहा भाई FIR नहीं है, आपको कच्ची पर्ची दी है उन्होंने। वो कहते नहीं यही FIR है, अच्छा, एप्लीकेशन रिसीव करने को भी कहते हैं यार FIR हो गई। जी जी बिल्कुल, सादा लोग हैं यार, लोगों को नहीं पता। थाने में जाके असल में मैंने आपको क्या बोला, एजुकेशन होनी चाहिए, सेमिनार होने चाहिए। ये डर लोगों के दिल से निकलेगा तभी जब आप जो है ना पब्लिक में बैठेंगे, रोड शोज हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अब लोग जो है ना वो इतने फ्रस्ट्रेट हो गए कि अब उनको ज़हनी इलाज की भी जरूरत है कि वो अब तुम कह रहे हो यार शहर वाले लोग जो है नफसियाती हो गए। बिल्कुल हो गए, बिल्कुल हो गए। किस वजह से? अभी आप बाहर निकलो थोड़ा ट्रैफिक के अंदर, रोड पे गाड़ी 1-2 मिनट के लिए लगा के देखो, फिर देखो सामने से आपके साथ क्या होता है। लोग जो है वो आपका वो हाल बनाएंगे, वो बातें आपको बोल के जाएंगे रोड पे, आप बोलोगे भाई सबर ही नहीं है इस कौम के अंदर। तो देखिए ये सारे मसले पुलिस की वजह से नहीं, ये सारे मसले देखिए बहुत सारे मसाइल की वजह से, ये पूरे मुल्क का मसला है। और हमारे शहर में ज़्यादा इसलिए क्योंकि हमारे शहर में आबादी ज़्यादा है, हमारे शहर में हर रंग नस्ल का इंसान रहता है। आप यहाँ से मुँह होकर इस्लामाबाद चले जाएं, आपको कोई, आप रोड पर गाड़ी रोक के खड़े रहे, आधे घंटे भी कोई कुछ नहीं बोलेगा। अच्छा फाज बलोच और नाज़रीन में हमें सुन रहे हैं, एक मामला है, किसी पुलिस के अंदर ना एक SSU जा रहा है, DIG मकसूद मेमन साहब उसको हेड करते हैं। उस पर मामला में पता है क्या समझ में आता है, उधर साइकेट्रिस्ट भी हैं, अगर वो देख रहे होते हैं उन मामलात को, हेल्थ इश्यूज होते हैं, किसी का पेट ज़रा बाहर निकल आता है तो उसको फ़ौरन जिम जाने को सख्ती से बोला था है जिम में बैठो। मगर जब हम निकल कर, अच्छा वो SSU करती है VIPs के ऊपर सिक्योरिटी, वो डिप्लोमेट्स के ऊपर डिप्लॉय होती है, वो जो बड़े बड़े हमारे MP MNAs हैं उनके ऊपर डिप्लॉय होती है। मगर जो एक आम आदमी को देखने के लिए जो पुलिस है, हम अक्सर थानों में देखते हैं बड़ी बड़ी पेट निकले हुए होते हैं, वो बेचारा तो भागा नहीं जा रहा होता, चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही होती, फिर उनको भी साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत हो सकती है। यार कितना प्रेशर है, मतलब कोई 14-14 घंटे काम कर रहा हो, उनके ऊपर क्या समझते हो क्या होना चाहिए? उनके ऊपर सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि अगर आप पुलिस का निकालें ना, पंजाब में बहुत पहले एक रिसर्च हुई थी, उसके अंदर निकाला गया था तो हेपेटाइटिस के सबसे ज़्यादा मरीज पंजाब पुलिस में थे। तो ये सारी चीज़ें देखिए मॉनिटरिंग से आती है, ये सारी चीज़ें हमारे इदारों को करनी चाहिए कि इनका साइकेट्रिक ट्रीटमेंट होना चाहिए ताकि ये जहनी तौर पे सही रहें। लेकिन बात ये है कि कितनों का कर देंगे आप, इस तरह तो आधी पुलिस फोर्स से रिटायर करनी पड़ जाएगी आपको अगर आप इस तरह देखेंगे ना। ये इशूज़ अगर निकल के आ गए या मेंटली अनफिट आएंगे बहुत से, आप बाहर रोड पे देख लें, उन पे प्रेशर है, डबल ड्यूटीज़ हैं, ये सब है, मतलब वो एक पुराने माइंडसेट के लोग हैं। तो ये सारी चीज़ें जो SSU है, SSU एक बिल्कुल ही ऑर्गेनाइज, मतलब वो भी तो इसी शहर में ही है, इसी मुल्क के अंदर है, उस पर भी पैसा लग रहा है सरकार का, इधर भी पैसा लग रहा है सरकार का। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये एक आम आदमी भी जानना चाह रहा है यार, मुझे वो SSU वाले उसकी 50% भी मिल जाए। SSU जो बनाई है वो बनाई मकसूद मेमन साहब ने, उनका शुरू से ही जो एक तरीका था ना बनाने का वो बड़ा ज़बरदस्त था और उन्हीं के कंट्रोल में वो रही है। तो जाहिर है उसको मॉनिटर भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, तो जाहिर है उनके पास जो है ना वो वसाइल भी थे। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके बाद VVIPs के अलावा कभी भी हमारे हमला हुआ था, KPO पे हमला हुआ था, तो SSU के कमांडोज ने जाके वहाँ पे जो है वो लड़ाई की थी। तो ये सारी चीज़ें देखिए चलती रहती हैं। अब वो उन्होंने अपने तौर पे पूरी एक बना दी है ज़बरदस्त किस्म की। अब वो सिंध पुलिस पे रेप्लिकेट करने में उन्हें भी टाइम लगेगा अगर वो आएंगे इधर, लेकिन अगर रेप्लिकेट करेंगे, मैंने आपको वही बताया कि आधे से ज़्यादा तो उनको फारिग करने पड़ जाएंगे। अच्छा फाज बलूच, एक और मामला है ना, मैं देखता हूँ कि 420 की एक दफ़ा है,
लोग बड़े बड़े कांड कर देते हैं, बड़े बड़े करोड़ों अरबों रुपए के, और 420 की एफआईआर लगती है, फौरन जो है वो निकल जाती है। बीइंग अ लॉयर तुम क्या समझते हो, इसके ऊपर कानून साजी होनी चाहिए? क्योंकि 420 की तो एफआईआर कुछ है नहीं, मतलब आप किसी के अरबों रुपए नुकसान उसको पहुंचा दें, उसकी जिंदगी भर की जमा पूंजी लूट लें, 420 की एफआईआर होगी, छूट जाएगा। अली भाई बात ये है कि हम कानून का मिसयूज भी बहुत करते हैं। 420 की एफआईआर बहुत से ऐसे लोगों पर घटी होती है जिन्होंने कभी 420 का सोचा भी नहीं होता। हमारी पुलिस उन पर एफआईआर काट देती। मेरे पास एक किस्सा है, मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि जिसने मुझे मना किया है किसी ने बताने का, एक शख्स है, वो बहुत ज़बरदस्त एक टीचर है, अपने टाइम के मर्सिडीज गाड़ी में वो घूमते हैं। उन पे घोटकी में 2 बकरी चोरी की एफआईआर काट के उनको पुलिस यहाँ से घोटकी लेके गई है। एक वेल रेप्यूटेड बंदा, नाम मैं किसी का नहीं ले रहा क्योंकि उन्होंने मुझे मना किया था, अभी कभी नहीं बोलिएगा हमारा नाम लेके। 2 बकरी चोरी की एफआईआर काट के उसको घोटकी लेके गई, वो भी चांद रात को उठाया है उस बंदे को, चांद रात को बंद किया है। दरक्षा पुलिस की जिम्मेदारी थी, उसको बंद किया है यहाँ पे। दरक्षा वालों को फिर हमने कॉल करके थोड़ा सा उसको रिलीफ दिलवाया वहाँ पे। ईद वाले दिन उसको जो है यहाँ से पुलिस, उसने ईद जो है अपनी घोटकी के थानों में काटी है। तो हमारे मुल्क में 420 को जो है ना मिसयूज फौरन किया जाता है। 420 मैं अभी जाऊँ, अभी बाहर यहाँ आपके साथ बैठा हूँ, मैं बाहर जाऊँ और पैसे दे के किसी को भी बोलूँ ना कि एफआईआर काटनी, अली रज़ा ने मेरे पे पिस्टल रखा हुआ है, और अली रज़ा आया और उसने पिस्टल रख के जो है ना मुझसे ये करवाया वो करवाया। आपके पास कोई सोर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप एफआईआर मेरी कटी हुई होगी, एफआईआर आपकी कटवा दूंगा मैं फौरन, और आपको फिर पुलिस ढूंढ होगी, वो फिर बोलेंगे बाद में ट्रायल में करना, C क्लास में करना, B क्लास में करना, प्रेशर देने के लिए जो आपके लिटिगेंट्स होते हैं ना, आप उन पर एफआईआर कटवाते हो। पुलिस इस काम में बहुत माहिर है। अच्छा यार, एक और हम ये भी बात करें नाजरीन कि हम ना दोहरा मेयार देखते हैं। एक तरफ कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही होती हैं, जैसे अभी सिक्योरिटी के ऊपर सिक्योरिटी गार्ड नहीं रखने तो बड़ी बड़ी वीडियो डाले, प्राइवेट गनमैन्स हैं फुल ढाटे बाने में और वो सड़कों पे नजर आ रहे हैं, वहाँ पर कोई रोकथाम नहीं हो रही। कार्रवाइयाँ कहीं कहीं हुई भी है, मगर उस तरह एक जैसे एक लीगल फर्म, एक लीगल ऑर्डर्स निकलते हैं, उसके ऊपर आपको जो सजा देनी चाहिए, सजा जजा की मामलात होते हैं। अमीर के लिए कोई और कानून होता है और इस शहर के अंदर ज़्यादातर मिडिल और लोअर मिडिल क्लास बसता है, उसके लिए वो कानून दूसरा होता है। तो इसको हम कैसे देखें यार? बहुत लोग परेशान हैं, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर उनको थानों के अंदर तजलील की जा रही है, ऐसी बंद किया हुआ है। इन मामलात को हम कैसे देखें? क्या होना चाहिए? लोग रुस्वा हो रहे हैं इस शहर में, बिल्कुल रुस्वा हो रहे हैं। देखिए, जब हम काम करते थे ना तो हमारा मेन इशू यही होता था कि जब हम जालिम के खिलाफ खड़े होते थे ना, मजलूम की तरफ से, तो जालिम के पास पैसा भी होता था, पावर भी होता था, लेकिन वो हमारे साथ सामने इसलिए घुटने टेकने पड़ जाते थे क्योंकि हमारे पीछे इख्तियारात थे, बॉसेस थे, ठीक है, वो बोलते थे कर दो जो ये कह रहे हैं, क्योंकि हम उनको पता था ईमानदारी से काम करते, तो वो बोलते थे जो ये कह रहे हैं वो सही है, छोड़ दो वो सारी बातें। अब एक आम आदमी को स्ट्रेंथन करने के लिए, इन मजालिम से बचाने के लिए मैं और तुम क्या कर सकते हैं? हमारी सोसाइटी क्या कर सकती है? सोसाइटी में सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं वो क्या किरदार कर सकते हैं? क्या है तुम्हारे दिमाग में कोई कोई तो एक स्ट्रक्चर तुम्हारे जहन में आया होगा कि हम यार ये कर सकते हैं, ताकि एक आम आदमी के जो उसके जो राइट्स हैं कम से कम उसकी जो है वो पासदारी हो, कम से कम वो पामाल ना हो। बहुत बुरी तरह देखते हैं, छोटी छोटी मामूली शिकायतों के ऊपर जो है वो रुस्वा हो रहे होते हैं, कागज़ नहीं है वो रुस्वा हो रहे होते हैं, और दूसरी तरफ हम देख रहे होते हैं बड़े बड़े केसेस में, बड़े बड़े मामलात में 2 सेकंड में एक फ़ोन आता है और जी साहब अभी देख रहे हैं, अरे अरे वो तो हमारा मेहमान है। भाई ये जो मसला है ना दोहरे मयार का, ये ताहयात रहेगा हमारे और आपके। हमारी और आपकी तो उम्र गुजर जाएगी इसको देखते देखते, हो सकता है हमारे बाद वाले भी आके यही देखें, क्योंकि देखिए इसमें अभी तक कोई वर्किंग नहीं हुई है, कोई मैकेनिज्म नहीं बना है, कोई ऐसी लीडरशिप नहीं आई है कि इन मामलात को कोई देख सके कि किस तरीके से। मैं ये बात बोलूँगा कि देखें, जब हमने काम किया था ना होम मिनिस्टर साहब के साथ, तो हमने बड़े मजलूमों का साथ दिया था, मतलब उन्होंने बड़े बड़े गैंगस्टर के खिलाफ और इसके खिलाफ जो है ना वो एक्शन लिया, सिर्फ हमारी एक कंप्लेंट पे 4 लाइन का एक मैसेज। अच्छा, अभी तो पता ही चलता ना सिंध में होम मिनिस्टर कौन है? मैं बता दूं, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब जो है वो बेसिकली अभी होम मिनिस्टर है, उनके पास ही जो है वो चार्ज है। शाह साहब आप ही कुछ करें, यकीन करें, इस शहर के लोग बड़े परेशान हैं। मैं आपको बताऊं, कर वही सकते हैं, क्योंकि देखिए क्या करें हम मुराद अली शाह साहब को क्या बोलें, क्या करें कि क्योंकि एक आम आदमी बहुत बुरी तरह जो है वो रुस्वा होता है। तबकाती निज़ाम है हमारे पास, हम जानते हैं, मतलब ये जो हम देखते हैं ना कि वडेरा शाही सर, जैसे गांव में एक वडेरा है, उसने अपने आप को उसने काबू की नहीं है चीज़ें, उसके जरिए मसले हल होंगे, थाने में मसले नहीं हल होते। ये हमें भी शिकायतें आती हैं वहाँ से, लोगों के साथ जुल्म हो रहे होते हैं, बड़े बड़े केसेस रिपोर्ट हुए इधर ही। अभी हालिया में नादिम जोकियों का मर्डर केस आपके सामने है, लेकिन लोग तो उनके पास भी होने चाहिए ना जो ये मैटर्स देखें और मैटर दर्ज करें। हमने जब होम मिनिस्टर साहब के साथ किए थे तो उनकी हमें फुल सपोर्ट थी, और बहुत, मैं आपको बताऊं, देखें लोग कुछ भी कहते हों, बड़ी मीडिया रिपोर्ट चलती है, इल्ज़ामात तो सब पे लगते हैं, लेकिन मैंने उनसे बेहतरीन आदमी कहीं नहीं देखा।
जो ये मुराद अली शाह, सोहेल अनवर साहब, सोहेल अनवर से, जो होम मिनिस्टर थे, उन्होंने जो सपोर्ट दी थी, जिस ईमानदारी से, ना उन्होंने कभी कोई गलत काम करने का, ना मैंने उनको कोई गलत काम करते देखा, और बड़े बेहतरीन तरीके से वो लोगों का मैटर सॉल्व करते थे। बल्कि यहाँ के किसी के अस्पताल का बिस्तर भी नहीं होगा ना, तो वो भी उनको फोन करा के कभी लगवाया है कि सर वो जिन्ना में एक बंदा एडमिट करना है, उसको वैन चाहिए। तो इस तरीके की भी उन्होंने हेल्प की है। मतलब ये बियॉन्ड बाउंड्री जाके, होम मिनिस्टर का काम नहीं है ये, लेकिन फिर भी जो है वो उन्होंने किया। तो मैं ये मानता हूँ कि देखें कर ये लोग सब, ये भी हो सकता है लोग फाज नहीं है, लोग नहीं है, वो एक अलग बात है, लेकिन फाज बलोच क्यों नहीं है लोग यार? अगर सीएम के पास देखो वजीर चीफ है वो तमाम वजारतों के, ये कोई और देख ले कि होम मिनिस्ट्री भाई कोई और देख ले, आप देख लो मसला, ये भी तो कर सकते हैं यार, ये तो जरूरी है बहुत। अली भाई बात बताऊं क्या है, बात ये कि जो होम मिनिस्टर जिसको जगह पे बिठाता है ना काम करने के लिए, वो खुद होम मिनिस्टर बन के बैठा हो। मसला ये हमारी कौम का है, किसी के पास थोड़े से इख्तियारात आ जाए ना, वो पागल हुआ होता है, समझ रहे? वो फिर उसका मिसयूज भी कर रहा होता है। आप देखें कि बिला वजह किसी बहस मुबाहिसे में आप जाके थानों में लोगों के मसले हल नहीं करें। जो आपके पास मैटर है आप उसको हल करें, बाकियों को खुद नहीं पता होता कि वो कौन सही है कौन गलत है। जो दो आके लड़ रहे होते हैं ना, उनमें दोनों भी गलत होते हैं, मतलब दोनों ने कानून कहीं ना कहीं तोड़ा हुआ होता है। तो देखिए ये सारी चीजें देखने की होती हैं। अब जब पुलिस इनको देख रही होती है तो पुलिस भी उनको दोनों को रुला रही होती है। बाहर आके दोनों मजलूम बने हुए होते हैं टीवी के सामने, यहाँ वहाँ के हमारे साथ नाइंसाफी हो गई। नाइंसाफी दोनों के साथ नहीं हो रही होती, वो दोनों किसी ना किसी के साथ नाइंसाफी कर रहे होते हैं। ये सारे मामला भी हैं। ये सारी चीजें देखें इंसान अपनी सोच और दिमाग से करता है। ये आपके सामने जब तक कोई मैटर या सिचुएशन नहीं आएगी, आप ये नहीं बोल सकते कि ये सही है और वो गलत है। आप जब आएगा तो ही आप एनालाइज कर सकते हैं इसको। ये तो कहने की बात है कि मैं टीवी पे खड़ा होकर बोलूँ वो गलत है ये सही है, ऐसा हो ही नहीं सकता। फाज बलोच सोशल मीडिया पे मसाइल भी हल कर रहा है। फाज बलोच जो है लॉयर भी बन गया, अब एडवोकेट भी है। पैसा तो टाइट कमा रहा होगा। यार पैसा जो है देखें अली फीस भाई, कितनी लेते हो ये तो बता दो। देखिए मैटर हल करने की सोशल मीडिया की कभी किसी से कोई पैसे नहीं लिए, पक्की बात है, 1 रुपए नहीं लिए, कभी भी नहीं लिए। कोई कह दे कि कोई इतने कह पैसे दे तो सामने लाके बैठाया हमने, 1 रुपए नहीं लिए कभी किसी से। ऐसे भी मामला आते हैं कि कुछ लोगों के 20-20 साल से रिटायरमेंट के पैसे फंसे हुए थे जो हमने निकाल के दिए हैं। हिस्सा तो लिया होगा आपने? नहीं, कोई हिस्सा कोई हिस्सा नहीं लिया। 20% वो खुद कहते हैं कि हमारे इतने ताल्लुकात थे, हम इतने वडेरे थे बड़े अपने गाँव के, लेकिन हम नहीं निकाल सके पैसे और इसने फ्री में हमें निकाल के दी। कभी कोई पैसे नहीं लिए। फाज बलोच के अंदर गीदड़ सिंह ही ऐसी क्या है जो निकाल देता है काम? बस वो असल में बात ये है कि देखें मैं किसी के सामने जाता हूँ ना, किसी के पास इशू लेके जाता हूँ, तो मेरी आदत ये देखिए बहुत से पॉलिटिशियन ये करते हैं जाके किसी की तस्वीर, मतलब मेरे दोस्त यार ही हैं वो भी, किसी की तस्वीर बना दी गटर पे या किसी के ऑफिस पे गंदा पानी फेंक दिया। ये वो जब मैं काम कराने के लिए जाता हूँ ना किसी के पास, तो मैं जाके बैठ जाता हूँ। फिर मैं उनको कहता हूँ सर आप नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? तो थोड़ी देर उनका भी गुस्सा ज्यादा हो जाता है। प्यार मोहब्बत से उनसे काम में लेके निकलता हूँ, काम में उनसे करा लेता हूँ अपना जो भी आवाम का काम होता है वो करा के फिर मैं उनसे लेके आता हूँ, भले वो कुछ भी बोलते ना लेकिन कर देते। अच्छा फाज बलोच तुम सोशल मीडिया पे भी एक चीज देते हो, वैसे मिसाल के तौर पे तुमने लिखा भाई फलाना मस्जिद में फलाना पंखे चाहिए, या फलाना औरत को खून की बोतल चाहिए, या फलाना जगह पर इतने पैसे की ये चीज चाहिए। अब वो चीज तो तुमने डाल दी फेसबुक पे, अच्छा जरूरत है 4 लोगों को देने की, हुआ ये कि तुम्हें जो भेजने वाले हैं वो 7 लोग हैं, 7 लोगों ने उतनी अमाउंट भेज दी, ठीक है, तुमने मदद भी कर ली, ठीक है। वो जो 7 की जगह जो 6 ने तो पहले ने तो दे दी, तुम्हारी पूरी कर दी, ठीक है। वो जो एक्स्ट्रा पैसे आते हैं उसका क्या करता है फाज बलोच? एक्स्ट्रा पैसे देखें हर केस में नहीं आते। अब ऐसा है कि अगर किसी केस के अंदर किसी ने हमसे पूछा, हमने उसको ऑलरेडी बता दिया, क्लोज हो गया, अगर एक्स्ट्रा पैसे कोई बगैर बोले डाल दे और बोले ये, तो फिर वो हमारे जो लोग होते हैं ना वो ये कह के डाल देते हैं कि आप किसी में भी यूज कर लें। तो रात को फूड ड्राइव चलती है कराची में, हम खाना लेते हैं और वो खाना बांट देते हैं पूरे कराची के अंदर, किसी भी इलाके के अंदर। तो मैं वो इलाकों में खाना बंटवा देता हूँ पैसों का, ताकि वो किसी के पेट तक चले जाए, किसी को पहुंच जाए। अच्छा फाज बलोच लोग तुम पे इल्जाम भी लगाते हैं ये जो सोशल मीडिया के जरिए जो है ना ये पैसे कमा रहा है, और ये जो है ना वो पैसे जो है असल में ये काम इसलिए कर रहा है, कोई इंसानों की कोई हमदर्दी नहीं है, ये पैसे कमाने का एक नया तरीका है, नया ट्रेंड है। जिस तरह सोशल मीडिया पे नए नए ट्रेंड चलते हैं ना, इस तरह ये एक नया ट्रेंड है फाज बलोच ट्रेंड। अली भाई सिर्फ जो है ना मैं दुआएं कमाता हूँ, पैसे अगर कमा रहा होता तो कोई नजर भी आ रहे होते मेरे पास, सही है। दूसरी चीज ये है कि देखें अगर पैसे आदमी का कमाना मोटिव हो ना तो उसकी फॉलोइंग नहीं होती, उसको लोग ज्यादा पूछते नहीं है। आप देखें मेरे जितने भी जो फॉलोअर्स हैं वो सपोर्ट करने हर जगह पहुंच जाते हैं, लड़कियां भी लड़के भी, क्योंकि उनके इश्यूज हुए हैं, उनके इश्यूज सॉल्व होते हैं। अब आपने जैसे खून की बोतल की बात की ना, तो खून की बोतल से बड़ा एक इंटरेस्टिंग वाकया है कि एक ज़माने में एक दिन मुझे एक बंदे ने बोला कि हमें खून की ज़रूरत है। उसके पास एक ऐसी जगह से कॉल आई थी जिसका पाकिस्तान में हम नाम भी नहीं ले सकते, उन पे बैंड है, सही है, मतलब इंडिया से बैंड है उनके ऊपर। उन्होंने भाई खून उनको पहुंचाया, कह रहे हमें खून ही नहीं चाहिए इनका, हमें इनका खून नहीं चाहिए भाई, हमें कहाँ फंसा रहे हो। मैंने कहा मैं क्या करूँ, खुल के बताओ क्या है मामला, मैं जानना चाह रहा हूँ। ये तो तुमने
क्रियोसिटी में डाल दिया। देखें मेरे पास एक मैटर आया जिसमें एक बंदे ने मुझसे बोला खून की बोतलों की पाकिस्तान से, कराची से। हाँ, उनके पास मेरा कोई फॉलोअर होगा, देखे वो फॉलोअर थे, मैं नाम नहीं लूंगा, वो किसी लीडर के बेटे हैं। उन्होंने उनको कॉल की, बोला आपको कितनी बोतल चाहिए खून की? उन्होंने बोला हमें तो 10 बोतलें चाहिए। उनका ताल्लुक इंडिया से था? वो इंडिया में उनका उन पे बैंड है, इंडिया पे बैंड है अच्छा। इंटरनेशनली। कश्मीर में जो है उनकी मुजाहिद अच्छा। फोर्स है पूरी। अच्छा। उनके बेटे ने कॉल करके बोला, वो जो शख्स है वो अभी हाउस अरेस्ट है खुद भी। अच्छा। तो वो लोग कह लेंगे भाई हमें इनका खून नहीं चाहिए, कहाँ फंसवा रहे हो, ये खून देने के लिए आएंगे इनके लोग, तो हमें उठा के ले जाएगा कोई। अच्छा फाज बोलो, जब तक अगर एक रैंडम मैं आइडिया लगाऊं, कितने पैसे अब तक तुम लेके लोगों की जैसे इमदाद आई और वो तुम लोगों की मदद कर चुके हो? एक अगर मैं नंबर्स की बात करूं, फाइनेंशियल उसके ऊपर कि भाई कितनी रकम अब तक लगा चुके होगे? एक आइडिया में लगा दी होगी 50 लाख 50 लाख 55 लाख। हाँ 50-55 लाख की तुमने 1.5-2 साल में लगा दी होगी। इतने लोगों ने तुम पे ट्रस्ट किया, इतने लोगों ने तुम्हें 50-55 लाख रुपए दिए और दे दिए। हाँ। आखिरी बराई में जो इल्जामात लगाते हैं तुम पर, अभी भी देख रहे होंगे ये पॉडकास्ट, तो कह रहे होंगे यार ये झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है या क्या है, पेड है, जो भी लोग इल्जाम हम पे भी आने वाले वक्त में शायद लगा रहे हो और अभी भी लगाते हैं, बात ये तो तुम उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? बात यही है कि देखें, अगर कोई इल्जाम लगाता है ना, तो देखिए सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जिस पे आप किसी के खिलाफ भी इल्जाम लगाते हैं, वो बंदा तो फिर भी हटा देगा, लोग डाउनलोड करके मजे ले रहे होते हैं उसके, वो बार बार अपलोड हो रही होती है जगह जगह। तो आप पहले हर चीज़ की तस्दीक करें, जब तस्दीक हो जाए तो आप उसको देख लें पूरे तरीके से। और जहाँ तक ये बात है ना कि लोगों ने पैसे दिए और हमने पैसे लगाए, तो बात ये होती है कि जिसने दिए होते हैं वही हिसाब लेता है ना। हम कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर तो अभी इस वक्त है नहीं कि हम पूरी दुनिया को, ना हमने वहाँ का फंड निकाला है, लोग देते हैं। और ये कोई रकम ही नहीं है हमारे मुल्क में। मैं आपको बताऊँ, सोशल वर्क अरबों रुपए का काम है, करोड़ों का भी नहीं, अरबों रुपए का काम है। ये तो कोई रकम ही नहीं है जो आती है ना। 40-50 लाख रुपए आपने लगा दिए कहीं पे भी, एक इलाज कराने आप जाओ 10-12 लाख रुपए आपके ऐसे ही लग जाते हैं। तो मेरा मैसेज ये है कि आप जो है ना उन चीज़ों पे भरोसा करें जो आप खुद देखें। कभी किसी की सुनी सुनाई बात, मेरे पास कोई भी बंदा आता है वो कहता है फला सोशल वर्कर या फला सोशल एक्टिविस्ट या फला मीडिया वाला वो ऐसा या फला पुलिस वाला ऐसा, मैं बोलता हूँ नहीं। मैं इसलिए नहीं बोलता क्योंकि किसी की सुनी सुनाई बात पे मैं कभी यकीन नहीं करता। फाज बलोच, कभी तुम ये लोगों की मदद कर रहे हो और फिर तुम दूसरी तरफ तनकीद और इल्जामात लगते देखते हो, तकलीफ होती है? बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा। अगर आप देखें तो मैं सबसे ज़्यादा डिप्रेस रहा हूँ। कभी रोए हो? बहुत ज़्यादा रोए भी हो? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। आदमी जब इन मामलात में फंस जाता है ना, जब आदमी काम कर रहा होता है तो इसके पास इज्जत होती है ना, सिर्फ अगर उसकी इज्जत पे कोई बात आ जाए तो वो उससे ज़्यादा दुख की बात और कोई नहीं होती। देखिए आपके साथ आपका पूरा खानदान जुड़ा होता है, आप अकेले थोड़ी हैं। देखिए पब्लिक फिगर में अपनी मर्जी से बनाओ, सही है। मेरे खानदान ने नहीं कहा, मेरी माँ ने नहीं कहा, मेरे बाप ने नहीं कहा था कि बन जाना, मैं खुद बनाऊँ अपनी मर्जी से। तो जब मैं अपनी मर्जी से बनाऊँ तो उसी तरह मेरा खानदान भी मुझे उतना ही फॉलो करता है जितनी मेरे को आम पब्लिक करती है। मेरी बहनें, मेरी बहनों के घर वाले, मेरे बाकी घर वाले, मेरा खानदान। तो एक चीज़ भी मेरे पे उंगली उठती है तो मेरे पूरे खानदान को तकलीफ होती है। वो मुझे फ़ोन करके कहते हैं भाई ये क्या है, ये क्या मसला है। ये फाज बलोच अच्छा काम कर रहा है तो फखरिया बताते हैं फाज बलोच हमारा रिश्तेदार है। बिल्कुल। और जब तोहमतें लगती हैं बिल्कुल तो भी मजे लेते हैं? नहीं, रिश्तेदार ऐसा नहीं करते, ऐसी मज़े नहीं लेते। बस ये बात है कि हाँ वो एक दफ़ा कहते ज़रूर है कि ये क्या हो रहा है। देखिए दिल में कुछ भी होता होगा कोई ना कोई, लेकिन बात ये होता तो होगा, कहते नहीं है। क्योंकि देखिए हर आदमी का ना एक दौर होता है जो चला जाता है और आता है। उरूज और जवाल अल्लाह ताला की देन है। अगर ये वक्त नहीं रहा तो वो भी नहीं रहेगा, और वो नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा। नौजवान है फाज बलोच, आखिरी सवाल करने लगा हूँ। फाज बलोच ये बताओ, अपने आप को 10 साल बाद कहाँ देख रहे हो? मैं 10 साल बाद अपने आप को देख रहा हूँ। देखें अगर मैं इसी पेस पे काम करता रहा और पाकिस्तान के हालात सही नहीं हुए तो मैं शायद पाकिस्तान में ना हूँ अगले 10 साल में। लेकिन मेरा मानना ये है कि मैं पाकिस्तान से कहीं ना जाऊँ। मेरी कोशिश यही है कि मैं इसी मुल्क को सर्व करूँ और इसी तरह करता हूँ। अगर हालात इसी तरह रहे या इससे खराब हुए पाकिस्तान के, तो मुल्क छोड़ दोगे? अगर देखें लोगों ने तंग किया तो छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि जाहिर है देखिए हर इंसान ना एक इंसान के साथ साथ एक दिल भी रखता है, एक दिमाग भी रखता है। उस पर अगर आदमी के बर्डन पड़ना शुरू हो जाए ना, फिर उसका रहने का फायदा नहीं है। आप एक अच्छे काम भी करो, आप सबको फेस भी करो, जब तक इदारे साथ हैं साथ हैं। जिस दिन इदारे अगेंस्ट हुए तो फिर हम किसके साथ खड़े होंगे? हम तो जिनके लिए काम कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है ना हमारे काम करने का। तो उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं रहता आदमी का, वो जहाज पकड़े और चला जाएगा। आखिरी दिखाओ जो मुल्क की सियासत चल रही है अभी कुछ दिनों पहले, क्या होता रहा, क्या ओपिनियन है तुम्हारा, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पूरी पॉलिटिकल इशू के ऊपर? एक तरफ इमरान खान साहब के सपोर्टर्स हैं और 2-3 दिन पहले से क्या होता रहा और सूरत हाल तुम्हारे सामने, तुम्हारी क्या राय है इसके ऊपर? अली भाई इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान आम आदमी का है। मेरा आपका नुकसान है, नौकरी करने वाले का नुकसान है, जो काम कर रहा है उसका नुकसान है। अभी आप देखें ना
कि मेरे पास जो केसेस आते हैं, ऐसे मोस्टली केसेस हैं मेरे पास जो अच्छे अच्छे इदारों के, मैं नाम नहीं लूँगा, एजेंसीज के लोग रिटायर हुए हैं और उनके बच्चे जो हैं वो हेल्प के लिए हमारे पास अप्रोच करते हैं। मैं ये रिकॉर्ड नहीं रखता हूँ इन चीज़ों का, मैं इसलिए नहीं रखता क्योंकि कल को मैंने भी कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़ जाए। वो लोग कहते हैं हमारी इज्जत, हमारी सफ़ेद पोशी को जो है ना मेंटेन करो, हमारी मदद कर दो इस मामला में। अगर मैं सिर्फ ये बताऊँ ना तो जो अगर कोई बंदा सुने तो वो रोना शुरू कर देगा आंसुओं से। बड़ी लेकी फैमिलीज, बड़ी फैमिलीज जो बड़े Middle दौर में class, गुजरे, मिडिल क्लास जो मतलब अच्छी पोस्ट रो रहे हैं सारे, उनके बच्चे Financial जब issues हुए के तो उनके ऊपर। बच्चों की शादियां हो गई, तो उसके बाद उनके बच्चों के जो हालात है ना, अगर वो आप मेरी अपनी चैरिटी उनको जो है वो फंड करती है हर महीने, तो मैं जब उनको फंड करता हूँ तो मैं ना अपने पास कोई रिकॉर्ड रखता हूँ ना ये याद रखता हूँ कि मैंने उनको कभी फंड किया। लेकिन अगर मैं किसी को बताऊँ तो वो रो जाएगा वहीं बैठे बैठे कि उनके क्या हालात थे और क्या हालात हो गए हैं, और इस दौर में भी उनके ऊपर क्या मुश्किलात चल रही हैं। मुश्किलात में तो आप देख लें, आम 50-60 हज़ार रुपये तनख्वाह वाले आदमी का कोई स्कोप नहीं है। नाज़रीन, ये फहद बलोच हैं जो बता रहे थे कि किस तरह पुलिस के अंदर बेहतरी लाई जा सकती है, एक आम आदमी के मसाइल और बेहतर तरीके से किस तरह हल हो सकते हैं। इन्होंने ये भी बताया कि अगर इस तरह मामलात रहे, इसी तरह तनकीद का निशाना बनाता रहा और इनको बनाया जाता रहा तो ये मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। साथ ही इन्होंने हल पर भी बात की, बताया कि एक आम आदमी को किस तरह की ज़रूरत है। इन्होंने ये भी बात की कि अदालतें भी 24 घंटे जो हैं वो चलनी चाहिए ताकि इंसाफ का उसूल एक आम आदमी के लिए बेहतर और मुमकिन बन सके। हमारी कोशिश होती है, वह पाकिस्तान की टीम की कोशिश होती है कि इस पॉडकास्ट पे हम उन लोगों को बुलाएं जो इस शहर के मसाइल हल कर सकें, जो इस मसले हल करने के हवाले से बात कर सकें। हमारा मकसद यही है कि इस शहर में बेहतरी आए, इस शहर के साथ साथ सूबे में बेहतरी आए और अपने वतन अजीज़ में बेहतरी आए। और हम ये कोशिश जारी और सारी रखे हुए हैं, आप लोगों के ताउन की ज़रूरत है और हम यही चाहते हैं कि हमारे चैनल को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो नाज़रीन वह पाकिस्तान डिजिटल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। फहद बलोच ने बहुत बेहतरीन बातें की। अगर आप समझते हैं ये वीडियो शेयर करने के काबिल है तो लाजमी शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।